हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एंड लेट्स स्टार्ट विद अ माइंड बेंडिंग क्वेश्चन। मान लीजिए एक टाउन है जहां पर सिर्फ एक ही नाई यानी कि बार्बर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को शेव करता है जो अपना खुद का शेव नहीं करते। अच्छे से सुनना, वो बार्बर सिर्फ उन्हीं लोगों का शेव करता है जो खुद का शेव नहीं करते हैं। और फिर तो अगर वो खुद का शेव करता है तो उसे खुद का शेव नहीं करना चाहिए, एंड अगर वो खुद का शेव नहीं करता है तो उसे खुद का शेव करना चाहिए। कंफ्यूजिंग, राइट? वेल, आप सभी इस पे दिमाग दौड़ाओ और दिमाग दौड़ाते दौड़ाते जरा अपने आप से ये भी पूछो कि क्या तुम ओरिजिनल तुम हो या फिर नहीं। मेरा मतलब है, मेरे केस में आज से 25 साल पहले वाला गौरव, जिसके बॉडी में भी तो वही सेल्स बने हुए हैं जिससे आज मेरी बॉडी बनी हुई है, पर हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सारे सेल्स मर जाते हैं और वो मरे हुए सेल्स न्यू सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि 25 साल की उम्र में मेरी बॉडी के सारे सेल्स मोस्टली रिप्लेस हो चुके हैं। तो फिर वो जो बचपन में गौरव था वो आखिर कौन था और मैं कौन? I mean, टेक्निकली देखा जाए तो उसका बॉडी कॉम्पोजिशन मेरे अभी के बॉडी के कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग है, राइट? सो वो वाला गौरव ओरिजिनल था कि अभी वाला ओरिजिनल? अब खुद का एग्जांपल भी ले सकते हो। रात को जब आप सोते हो तो आपकी बॉडी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स को रिप्लेस करती है। मतलब अगर देखा जाए तो सुबह उठ के ही मैक्सिमम ऑफ योर सेल्स आर रिप्लेस्ड और आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सो यू कैन से यू आर चेंज्ड, आई कैन ऑल्सो से हे यू आर अ चेंज्ड मैन नाउ। बट आप तो ऐसा नहीं सोचते हो। आप तो ऐसे ही सोचते हो कि मैं तो वही ओरिजिनल पर्सन हूं जो मैं कल रात को था। तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी आखिर किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों को देखेंगे, उसे गौर से समझेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसे सवाल है जिन्होंने बड़े से बड़े साइंटिस्ट के दिमाग को खपा के रख दिया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब ही कॉन्ट्रडिक्टिंग होते हैं सवाल को, और इन्हें हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं पैराडॉक्स। So without wasting any time, get ready अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए। Let us get on with our today's video titled Some of the most mind-blowing paradoxes in this world. अब फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बिफोर वी स्टार्ट। इस वीडियो को एकदम एंड तक फोकस और कंसंट्रेशन से देखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना तुम्हारी दिमाग की बत्ती फुस हो जाएगी। फिर बोलना मत कि गौरव मेरे तो दिमाग की बत्ती फुस हो गई। सबसे पहला पैराडॉक्स है जिसे हम कहते हैं द शिप ऑफ थीसिस पैराडॉक्स। वेल फ्रेंड्स, यही है वो ओरिजिनलिटी का पैराडॉक्स जो आपको आपकी ओरिजिनलिटी पर शक करने पे मजबूर कर देता है। देखो, इसका बेसिक क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मान लो ये है द शिप ऑफ थीसिस जो कि बना है वुड, सॉइल और हुक से, और अब हम हर साल उसके एक ओल्ड पार्ट को एक न्यू पार्ट से रिप्लेस करते हैं और फाइनली एक एक करके उसके सभी ओल्ड पार्ट्स न्यू पार्ट से रिप्लेस हो जाते हैं। अंत में आप क्या कहोगे उस न्यू पार्ट्स वाले शिप ऑफ थीसिस को? आप तो यही कहोगे ना, दिस इज द शिप ऑफ थीसिस। वेल एनीवे, लेट्स सी। इस जवाब को अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि अब कहानी में आने वाला एक ट्विस्ट। जब ना उस शिप में से जूने पुराने पार्ट्स को निकाला जा रहा था, उसी वक्त उन जूने पुराने पार्ट्स को कहीं पे इकट्ठा करके एक नया शिप ऑफ थीसिस बनाया जा रहा था, बिल्कुल साथ ही साथ। और ये शिप भी जैसे ही शिप का लास्ट पार्ट आया, बिल्कुल उसी वक्त तैयार हो गया। और अब आप बताओ कि क्या ये शिप ऑफ थीसिस है जिसके पार्ट्स को ग्रेजुअली चेंज किया जा रहा था, या फिर ये शिप ऑफ थीसिस है जिसे ओल्ड पार्ट से बनाया गया? वेल, वो शिप जिसके पार्ट्स ग्रेजुअली चेंज किए जा रहे थे, लेट्स कंसीडर इट एज शिप ए, और वो शिप जो टोटली पुराने पार्ट से बना, लेट्स कंसीडर इट एज शिप बी। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट माइंड यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये पहेली कोई 5-10 साल की पहेली नहीं है, बल्कि इसका जिक्र तो 400 से 500 BC में भी हो चुका है। और इसमें उस समय के बड़े बड़े फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो और हेराक्लिटस ऑलरेडी वर्क भी कर चुके हैं। और हाँ, इसके बाद भी इस सवाल का कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं आया है, पर हमारे पास कुछ प्रोबेबल सॉल्यूशंस बिल्कुल है। नाउ लेट्स कंसीडर दीज प्रोबेबल सॉल्यूशंस। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, जहां हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सर्वाइव्स ग्रेजुअल चेंज, यानी कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जब हम ग्रेजुअल चेंज लाते होते हैं तो वो चेंज को सर्वाइव कर लेता है एंड डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि वो ओरिजिनल ही रहता है। मतलब इस प्रोबेबिलिस्टिक सॉल्यूशन के अनुसार शिप ए ही ओरिजिनल शिप है, क्योंकि उसने चेंज को ग्रेजुअली सर्वाइव कर लिया और अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी। एंड ऑफ कोर्स, अगर शिप ए ओरिजिनल है देन शिप बी इज डुप्लीकेट। लेकिन अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी नंबर 2 की। इसमें हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट गोस वेयर इट्स पार्ट्स गो, एंड इससे ये बात साफ हो रहा है कि जहां पर ओल्ड पार्ट्स गए हैं, यानी कि शिप बी में, वो शिप रियली ओरिजिनल है। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी नंबर 3 के। इसमें हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले दोनों प्रोबेबिलिटी सही है, एंड इसीलिए यहां पर हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि इफ A equals to the ship of Theseus and if B also equals to the ship of Theseus, then
Then of course A is equal to B is equal to the ship of Theseus, जिसे लॉजिक की भाषा में ट्रांजिटिविटी ऑफ आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब दोनों ओरिजिनल है या दोनों ओरिजिनल नहीं है। और ये जान के मेरे इंट्रो वाले सवाल का जवाब तुम खुद ही सोच लो, क्या तुम ओरिजिनल हो या फिर नहीं हो। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ यार। मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। My 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते हो। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह My 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स, जिसमें सौरव गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है और आप करोड़पति बन सकते हो। और फिलहाल इंडियन T20 लीग के फीवर के कारण तुम हर हफ्ते जीत सकते हो 1 करोड़ रुपीस। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीस का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली and at your own risk. Number 2, Barber's Paradox. अब फ्रेंड्स, इसे रसल्स पैराडॉक्स भी कहा जाता है, जो मैं पहले भी तुम्हें पूछ चुका हूं। अगर एक टाउन में सिर्फ एक ही बार्बर है जो सिर्फ उन्हीं लोगों का शेव करता है जो खुद का शेव नहीं करते हैं, तो फिर उसे तो खुद का शेव नहीं करना चाहिए, राइट? पर अगर वो खुद का शेव करता है तो उसे खुद का शेव नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि उस टाउन में तो कोई खुद का शेव करता ही नहीं है। एंड ये सुन के तुम सब बोल पड़ोगे कि हाँ बे, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। इस पैराडॉक्स का जन्म कहां से और कैसे हुआ? वेल फ्रेंड्स, ये बात है गॉटलॉक फ्रीक की, जिसका कहना यह था कि मैथ्स के जो नंबर्स है ना, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स है और उनके अंदर आने वाली सभी चीजें उनका एक्सटेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो 4 इज अ कॉन्सेप्ट, मतलब उसके अंदर आने वाली सारी चीजें, लाइक 4 साइड वाले क्वाड्रिलैटरल, 4 पहियों वाली गाड़ी या 4 कुत्ते, ये सारी चीजें एक्सटेंशन है 4 के। मतलब इनडायरेक्टली वो हमें सेट्स वाला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि मानो अगर एक सेट का नाम बर्ड्स है तो उसके अंदर सभी बर्ड्स आ जाएंगे, लाइक पिजन्स, पैरट्स, फैल्कन्स, ईगल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर हमारे रसल सर पिक्चर में आते हैं, जिन्होंने गॉटलॉक को लेटर लिखा कि उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी कि कंसिडर अ सेट S of all the sets who are not members of themselves. Then is that set S a member of itself or not? अब फ्रेंड्स, उन्होंने जो पूछा वो बिल्कुल जायज था। अगर एक सेट है जिसका नाम S है, जिसमें वो सारे सेट्स आते हैं जो खुद के मेंबर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है टर्टल, अब इस सेट के अंदर आएगा रेड ईयर स्लाइडर्स, येलो बेली, स्नैपिंग एटसेट्रा। मतलब ये सारे नाम टर्टल्स के ब्रीड के नाम है, पर इस ब्रीड में टर्टल का खुद का नाम तो नहीं आ रहा। एंड इफ ऐसे सेट्स जो खुद के मेंबर ही नहीं है, उनका एक बड़ा सेट बनाया जाए, मान लो उसका नाम है S, तो फिर क्या वो S खुद का मेंबर है या फिर नहीं? वेल, इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर S खुद का मेंबर है तो वो सेट नहीं है जो खुद के मेंबर नहीं है, और अगर वो खुद का मेंबर नहीं है तो वो खुद का मेंबर हुआ ना, क्योंकि अंदर तो वही सेट्स है जो खुद के मेंबर्स नहीं है। और बस यही था पैराडॉक्स जो लिखा हुआ था उस लेटर में, और जो मिलते ही मानो गॉटलॉक के दिमाग का जैसे फ्यूज उड़ गया। वो रसल के द्वारा भेजा गया प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाया। और अब मेरे आगे वाला सेंटेंस सुनकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। देखो कैसे इस पैराडॉक्स का फाइनल सॉल्यूशन तो छोड़ो, प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी आज के हमारे बुद्धिमान साइंटिस्ट नहीं दे पाए। एंड फ्रेंड्स, दैट्स द सैड रियलिटी, आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप इस सवाल का जवाब सही दे सकते हो तो आप एक वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन बन जाओगे। सो अगर है आपके पास इस जीनियस क्वेश्चन का जवाब, then please comment section is waiting for you. Number 3, Zeno's paradox. अब फ्रेंड्स, इस पैराडॉक्स को स्टार्ट ही डायरेक्टली एग्जांपल से करते हैं। एंड द एग्जांपल इज, कंसीडर करो आपको पॉइंट A से पॉइंट B तक भागना है और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और अब ये सुन के आप तो यही कहोगे कि इतना तो हम यूं ही चुटकियों में भाग लेंगे, पर ना 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 दोस्त, आप कभी भी अपने डेस्टिनेशन B तक नहीं पहुंच पाओगे। और ये मैं नहीं बल्कि खुद ज़ीनो ने कहा है, जिसका नाम खुद कई सारे पैराडॉक्सेस में दर्ज है। और उनका कहना यह है कि इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि A और B के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स भरे पड़े हैं और हमें A से B जाने के लिए इन्हीं इन्फिनिट नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स से गुजरना पड़ेगा। और वो कैसे, ये देखो।
1 किलोमीटर भागने के लिए आपको हाफ किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, और हाफ किलोमीटर भागने के लिए आपको 1/4 किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, और 1/4 किलोमीटर भागने के लिए आपको 1/8 किलोमीटर तो भागना ही पड़ेगा, और 1/8 किलोमीटर भागने के लिए आपको उसका भी आधा 1/16 किलोमीटर भागना पड़ेगा, और 1/16 भागने के लिए आपको 132 भागना पड़ेगा, और 132 भागने के लिए आपको 164 भागना पड़ेगा, और ये भागा दौड़ी आपकी चलती ही जाएगी टिल इंफिनिटी। और अगर आपको सिर्फ 1 किलोमीटर भागने के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ चेक पॉइंट से गुजरना पड़ रहा है, तो उन इन्फिनिट नंबर ऑफ चेक पॉइंट से गुजरने के लिए आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम भी तो लगेगा। यानी आप कभी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच ही नहीं रहे हो, बट इन रियलिटी तो आप सिर्फ डिस्टेंस कवर कर पा रहे हो। पर कैसे? वेल, यही तो है हमारा ज़ीनोस पैराडॉक्स। और चलो बता भी देता हूं इसका सॉल्यूशन। लेट्स कंसीडर हमें जो वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, दैट इज डी। यानी ज़ीनो ने जो हाफ हाफ करके डिवाइड किया था जो चेक पॉइंट्स, उसे हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64 एटसेट्रा एटसेट्रा टिल इंफिनिटी। और इस इक्वेशन को हम नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब मैथमेटिकली हम कोई भी चीज अगर लेफ्ट में करते हैं तो हमें वही सेम चीज राइट में भी करना पड़ेगा। एंड हेंस अगर हम हमारे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? बिल्कुल 2d इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 टिल इंफिनिटी। एंड अब हम इस न्यू इक्वेशन को इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। पर अगर आप इक्वेशन 2 को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस इंफिनिटी, इसे हम d से रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। एंड हेंस अब हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा 2d इज इक्वल टू 1 प्लस d। और अब अगर हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर देते हैं then you will get d is equal to 1, जो हमें क्लियरली ये दर्शाता है कि d की वैल्यू is equal to 1 which is finite and not infinite and which is true। देखो कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दिया है the Planck length which is also called as the shortest length in the entire universe, जिसकी वैल्यू है सिर्फ 1.6 into 10⁻⁻35 मीटर्स। इससे छोटी कोई डिस्टेंस नहीं हो सकती। यानी ज़ीनो ने अपने पैराडॉक्स में जो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इंफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है उसमें इंफिनिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू प्लैंक्स लेंथ पे आके रुक जाएगी which is after all finite and hence this paradox is solved। और अब फ्रेंड्स, अब फाइनली बारी है द ग्रेलिंग-नेल्सन पैराडॉक्स की, जिसे 1908 में कर्ट ग्रेलिंग ने बनाया था। और इसमें उन्होंने एक ही सिंपल सी चीज कही है कि अगर ऑटोलॉजिकल इज द वर्ड दैट डिफाइंस वर्ड्स, जो खुद को एक्सप्रेस या डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन इज अ नाउन और इंग्लिश इज इंग्लिश, और दूसरी तरफ हेटेरोलॉजिकल आर द वर्ड्स जो खुद को डिफाइन या एक्सप्रेस नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल हाइफेनेटेड इज नॉट हाइफनेटेड और जर्मन इज नॉट German। पर if heterological defines himself, तो फिर तो वो खुद ऑटोलॉजिकल हो गया, है ना? और अगर वो खुद ऑटोलॉजिकल है तो हेटेरोलॉजिकल क्या है? वेल फ्रेंड्स, ये आप सब मुझे नीचे कमेंट में बताओगे कि वो ऑटोलॉजिकल है या हेटेरोलॉजिकल है। आई एम श्योर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका भी दिमाग दौड़ाने लगेगा। अगर ये वीडियो ने आपके इंटेलेक्ट को जरा सा भी स्टिमुलेट किया तो एक लाइक जरूर ठोकना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी शॉक करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब बटन हिट कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन सिलेक्ट करके, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing because that's all matters। जय हिंद।